हेलो एवरीवन। डेली न्यूज़ एनालिसिस के अंदर 11 नवंबर को हम आज कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस क्लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। मैंने अपने एग्जाम की तैयारी जो थी वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को कवर करके ही करी थी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, जो न्यूज़ होती है जो कि डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में अपीयर करती है, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे इस पूरी सीरीज़ के अंदर, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे अपनी पहली न्यूज़ के साथ। शुड चीफ मिनिस्टर हैव अ से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पिछले काफ़ी टाइम से अगर आप देखेंगे, बहुत सारे स्टेट्स के जो सीएम्स हैं उनको प्रॉब्लम रहता है गवर्नर से, क्योंकि दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो मैच नहीं करते हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो गवर्नर्स है उनको अपॉइंट किया जाता है सो दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका कंट्रोल स्टेट के ऊपर बना रहा है। टू एन एक्सटेंट वो सही भी आपको दिखाई देगा इन सर्टन केसेस, बट नॉट इन ऑल द केसेस। मेंस के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, शुड चीफ मिनिस्टर हैव अ से इन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ये पूरा इशू को आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, बिकॉज अभी इस टाइम पर काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं, ये जो स्टेट्स हैं ये लोग डिमांड कर रहे हैं, स्टेट्स के राजा जो सीएम हैं और स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो डिमांड कर रही है कि जो गवर्नर्स हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस तरीके के भेजती है जो कि कहीं ना कहीं स्टेट्स को रन करने में परेशानी करते हैं। क्योंकि काफ़ी बार देखा गया गवर्नर जो है वो स्टेट्स की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उनकी जो फिलॉसफीज हैं वो सीएम से मैच नहीं करती। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पार्टी से होती है वहां पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, राइट। अब जब इस टॉपिक को हम डिस्कस कर ही रहे हैं, अगर हम देखेंगे इवन जब मुगल्स रूल कर रहे थे गवर्नर्स तब भी हुआ करते थे। इवन ब्रिटिश टाइम के अंदर भी हमें गवर्नर्स देखने को मिले थे। यहाँ पर जो गवर्नर्स का रोल होता था वो वेरियस टेरिटरीज को कंट्रोल करने को लेकर और जो पूरी मुगल एम्पायर थी या ब्रिटिश एम्पायर थी उसे चलाने को लेकर यूज़ किया जाता था। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब क्योंकि मुगल एम्पायर नहीं है और ब्रिटिश एम्पायर नहीं है तो ये गवर्नर की जो पोजीशन है इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी चीफ मिनिस्टर स्टेट्स को रन कर रहे हैं बिकॉज दे आर द एग्जीक्यूटिव। लेकिन काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें गवर्नर्स की ज़रूरत इस वजह से भी है क्योंकि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है और गवर्नर एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है। अगर गवर्नर नहीं होंगे तो ये जो लिंक है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो टूट जाएगा। तो उसे बनाए रखने के लिए भी कई बार कोशिश करी जाती है कि ये पोजीशन को बरकरार रखा जाए। लेकिन अगेन क्योंकि ये पोजीशन बनी हुई है तो कई बार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो गवर्नर है उनकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर के साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट में आती हुई दिखाई देगी। जैसे आप दिल्ली के अंदर देखें, दिल्ली के सीएम भी काफ़ी परेशान रहते हैं और वहाँ के एलजी भी काफ़ी परेशान रहते हैं और एक दूसरे के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ऐसे आपको स्टेट्स में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि हम दिल्ली का यूनियन टेरिटरी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। और वैसे अगर देखा भी जाए, जब भी हम गवर्नर की बात करेंगे या फिर हम आप लोगों की भी बात करें जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ऑल इंडिया सर्विस जो बेसिकली होती है, और गवर्नर जो होते हैं इनको काफ़ी बार क्रिटिसाइज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट्स के तौर पे भी देखा जाता है। बिकॉज बहुत बार ये देखा गया कि आईएएस आईपीएस खासतौर पे जो आउटसाइडर्स होते हैं और गवर्नर, ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनकी जो पर्सपेक्टिव्स होती हैं, इनकी जो फिलॉसफीज होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा मेल खाती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है कई बार उससे मेल नहीं खाती है। खासतौर पर जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग है, मतलब पार्टीज जो है वो अलग अलग हैं। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्टिकल 155 आता है यहाँ पर पिक्चर में। अब ये आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 सेज कि जो गवर्नर है इनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? इनकी पोस्टिंग करी जाती है, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। लेकिन सरकारी कमीशन ने कहा, जब इसे बिठाया गया, सरकारी कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी 1983 के आसपास कि जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनसे भी हमें कंसल्टेशन करना चाहिए जब हम गवर्नर को अपॉइंट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे काम किसने करना है गवर्नर के साथ? चीफ मिनिस्टर ने करना है। देयरफॉर उनका इनपुट लेना भी जरूरी है, राइट। लेकिन काफ़ी सारी जगहों पर आपको यह भी देखने को मिलेगा कि इस पॉइंट को क्रिटिसाइज किया जाता है कि अगर चीफ मिनिस्टर से पूछ के गवर्नर को डेप्यूट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं गवर्नर की पावर ऐसी दिखाई देगी कि वो चीफ मिनिस्टर से कम है। और फिर अगर आपको पता है कि आपकी पोस्टिंग में, आपकी अपॉइंटमेंट के पीछे किसी एक पर्टिकुलर पावर का या एक पोस्ट का, एक डेजिग्नेशन का हाथ है, तो आप उतने फ्रीली डिसीजन अपने नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहां पर गवर्नर को पता है कि उनको डेप्यूट करने में सीएम का कोई रोल नहीं है, प्रेसिडेंट का रोल है। इसी वजह से वो फ्री एंड फेयर यहां पर अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं। अगर उनको पता है कि सीएम का रोल है उनके अपॉइंटमेंट के पीछे, तो यहां पर कहीं ना कहीं वो फ्रीली या अपनी डिस्क्रिप्शन को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। ये भी रिबटल के तौर पर यहां पर मेंशन किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको इस वजह से बता रहा हूं सो दैट इफ इन एग्जाम
ये क्वेश्चन एज इट इज अपीयर करता है, शुड चीफ मिनिस्टर हैव अ से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, और इस तरीके का क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है। सो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट्स यहाँ पर होने चाहिए कि हाँ, हम चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन कर भी सकते हैं, बट अगर कंसल्टेशन करते हैं तो उसका फायदा नुकसान कुछ ये रहने वाला है। तो सरकारी कमीशन का जो ये रिकमेंडेशन था कि हमें जो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट है उसमें चीफ मिनिस्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं सही हो भी सकता है, लेकिन जो लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं, जो पॉलिटिकल पंडित्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है कि अगर हम चीफ मिनिस्टर को यहां पर इतनी पावर दे देंगे कि वो गवर्नर को अपॉइंट कर पाए, तो डेफिनेटली गवर्नर के जो डिसीजंस होंगे वो उतने फ्री एंड फेयर नहीं हो पाएंगे जब वो किसी स्टेट के अंदर डिप्यूट किए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जाने में उनको परेशानी होगी, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिनकी वजह से इनके यहां पर अपॉइंटमेंट करी गई है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा किस्सा जो शुरू होता है, ये शुरू होता है 1967 के बाद। अब हुआ क्या, 1967 तक इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड द सेंटर आपको कांग्रेस दिखाई देती थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी सेंटर के अंदर भी एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर भी, और इसी वजह से परेशानी नहीं होती थी। लेकिन 1967 के बाद क्या होने लगा कि सेंटर के अंदर तो कांग्रेस थी, ठीक है, और कई बार नहीं भी थी, लेकिन स्टेट्स के अंदर अलग अलग पार्टीज आनी शुरू हुई, और जब स्टेट्स के अंदर अलग अलग पार्टीज आनी शुरू हुई, यहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट जो था वो ज्यादा हमें देखने को मिला, और इसी वजह से यहां पर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो था वो भी हमें देखने को मिला। जब तक सेंटर और स्टेट के अंदर गवर्नमेंट सेम है, मींस सीएम और गवर्नर के बीच में जो दोस्ती है वो बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होगी तो वहां पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, गवर्नर है, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, सीएम है, तो उनको यहां पर कॉन्फ्लिक्ट का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। इसी वजह से 1969 के आसपास तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उन्होंने रजमनार कमेटी बनाई, यहां पे लिख देता हूं मैं, यू कैन मेंशन सच कमेटीज इन एग्जाम ऑल्सो, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है। सिमिलरली एक प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट को भी सेटअप किया गया, दूसरी भी ऐसी कई कमेटीज बनाई गई जिनके द्वारा यह रेकमेंड किया गया कि गवर्नर को जब भी अपॉइंट किया जाता है, चीफ मिनिस्टर जो है उनसे कंसल्टेशन होना ही चाहिए। तो काफी सारी कमेटीज ने यह चीज रेकमेंड करते हुए यहां पर बताया। अब यहां पर कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो थे वो भी दिए गए, जैसे एक नेशनल कमीशन को बिठाया गया, यहां पे देखिएगा, तो यहां पे एक नेशनल कमीशन को बिठाया गया, और नेशनल कमीशन जिसने वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया, इस नेशनल कमीशन के अंदर एक सजेशन दिया गया जिसमें काफी सारे लोगों ने अग्री किया। इसमें कहा कि जो पावर है वो एक कमेटी के पास होनी चाहिए कि गवर्नर कौन बनेगा, और उस कमेटी के अंदर हम लोग मल्टीपल पार्टीज को रख सकते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को रख सकते हैं, होम मिनिस्टर को रख सकते हैं, वहां पर स्पीकर हो सकते हैं, इवन चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं। तो पावर पूरी की पूरी आज के टाइम में जैसे प्रेसिडेंट के पास है, काफी सारे लोग कहते हैं कि ये पावर चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, लेकिन वो भी सही नहीं रहेगा, तो उन्होंने कहा कि बीच का रास्ता निकालते हैं, तो पावर ना प्रेसिडेंट के पास ना चीफ मिनिस्टर के पास, पावर एक कमेटी को दे देते हैं जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर होंगे, साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर होंगे और वाइस प्रेसिडेंट भी इसके अंदर होंगे। और अगर ये मिलकर चॉइस करते हैं तो ये चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सीएम भी इसके अंदर है, कि एक ऐसा और एक ऐसी पर्सनैलिटी को चूज किया जाएगा गवर्नर के तौर पर जिससे कि कहीं ना कहीं सीएम भी अग्री कर रहे होंगे। मींस कि फ्यूचर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है जो आज के दिन में सीएम और गवर्नर के बीच में एग्जिस्ट करता है वो नहीं होगा, क्योंकि आज सीएम को ऐसा फील होता है कि जो गवर्नर को डिप्यूट किया गया वो मुझसे पूछे बिना किया गया, और ये जो गवर्नर है ये मुझे काम नहीं करने देगा। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेशन दे देते हैं चीफ मिनिस्टर को, तो उनको लगेगा कि ये जो गवर्नर आज डिप्यूट किया गया है उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी भागीदारी थी इनका नाम सजेस्ट करने को लेकर, राइट। तो यहां पर हो सकता है दोनों के बीच में बॉन होमी या फिर दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो ज्यादा हो और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो जाए। बट इसके लिए भी काफी सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पंडित्स कहते हैं कि अगर आप चीफ मिनिस्टर को यहां पर इन्वॉल्व करोगे तो क्या होगा, गवर्नर को हमेशा ऐसा फील होगा कि उसको जो यहां पर एक पोस्ट या एक डेजिग्नेशन दी गई है उसमें चीफ मिनिस्टर का भी रोल था, और अगर उसको ऐसी फीलिंग आ जाती है कि चीफ मिनिस्टर उस कमेटी के मेंबर हैं जिसकी डिसीजन के बाद गवर्नर को डिप्यूट किया गया, तो वंस अगेन वो फ्री एंड फेयर डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो अपने डिस्क्रिप्शन को सही तरीके से यूज नहीं कर पाएगा, एंड दैट्स व्हाई यहां पर सीएम का जो रोल है वो कहीं ना कहीं गवर्नर के रोल को नीचे करता हुआ दिखाई देगा, और गवर्नर को ऐसा लगेगा चीफ मिनिस्टर उनसे ऊपर है, जो कि रियलिटी में सही नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि गवर्नर जो है उनका फ्री एंड फेयर रहना कितना जरूरी है। देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल 356 जो है, यहां पर लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 जो है ये तब लेकर आया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट के अंदर फेल हो जाती है, मतलब स्टेट जो है
वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को या फिर कहें कि सेंट्रल के हिसाब से या फिर जिस तरीके से हमने पूरा सेटअप क्रिएट किया था उस तरीके से नहीं चल पा रहा है, मीन्स देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो यहाँ पर गवर्नर चाहे तो आर्टिकल 356 को इम्पोज कर सकता है, लेकिन अगर गवर्नर जो है वो सीएम के अंडर है तो कोई भी सीएम ऐसा रेकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि सीएम को तो हमेशा यही लगेगा कि उसका स्टेट बेस्ट तरीके से चल रहा है, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को लेकर उसमें एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, उसको हमेशा लगेगा कि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तभी यहां पर गवर्नर और एक ऐसा गवर्नर जो कि फ्री एंड फेयर है वही डिसीजन ले पाएगा आर्टिकल 356 को इंपोज करने को लेकर, जब उसे पता है कि उसकी जो अपॉइंटमेंट है उसमें सीएम का कोई भी रोल नहीं रहा है। तभी गवर्नर का फ्री फेयर रहना जरूरी है ताकि वो अपनी डिस्क्रेशनरी पावर को अच्छे से यूज कर सके, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, विच इज कंसर्निंग रशिया ने विड्रॉ किया है खेरसोन से, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैप के ऊपर भी देखेंगे, दिस इज द रीजन खेरसोन। अगर आप देखेंगे तो ऊपर डोनेस्क जो पीछे अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में था काफी, और क्रीमिया एक ऐसा एरिया जो कि 2014 के अंदर ही रशिया ने यूक्रेन से टेक ओवर कर लिया था, और अगर आप देखेंगे जो ब्लैक सी है उसके साथ भी कनेक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है आपके एग्जाम के लिए भी, बिकॉज अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, डोनेस्क से बॉर्डर टच हो रहा है, ऊपर यूक्रेन का तो पार्ट है, सदर्न यूक्रेन आप कह सकते हैं यहाँ पर ऊपर ये वाला जो एरिया है खेरसोन का, और ये आपका ब्लैक सी वाला एरिया से भी पार्ट इसका टच हो रहा है, नीचे क्रीमिया से भी ये टच हो रहा है, ऊपर डोनेस्क से भी टच हो रहा है। नाउ ये जो एरिया है खेरसोन करके, ये साउथ के अंदर रशिया की साउथ के अंदर डोमिनेशन को बनाए रखने के लिए और इवन एक्सपेंड करने के लिए काफी जरूरी था, लेकिन अभी यहां पर रशिया ने रिट्रीट किया है। यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो ये मान रही कि जो रिट्रीट है हम इसके ऊपर अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते, हो सकता है ये कोई टैक्टिक हो रशिया की तरफ से। सो इवन दे आर नॉट सो श्योर। मार्च 2022 इसी साल मार्च के महीने में इस एरिया को टेक ओवर किया गया था, इस खरसोन एरिया को जो था टेक ओवर किया गया था, और उसके बाद साउथ के अंदर, क्योंकि क्रीमिया ऑलरेडी 2014 में ले लिया गया था रशिया के द्वारा, जो साउथ यूक्रेन था वहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं रशिया का डोमिनेशन हो गया था। ईस्ट के अंदर तो डोमिनेशन पहले से इन्होंने लुहांस्क और डोनेस्क रीजन, जिसको डोनबास कहा जाता है कलेक्टिवली, वहां पर तो इन्होंने पहले से ही अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर ही दिया था। अब क्वेश्चन उठता है कि जब मार्च के अंदर इस एरिया को हमने कैप्चर कर लिया या रशिया ने कैप्चर कर लिया, तो फिर यहां से रिट्रीट क्यों किया, इसे खाली क्यों किया, यहां से उन्होंने एग्जिट क्यों किया? इसके पीछे 3 रीजन बताए जा रहे हैं। पहला रीजन बताया जा रहा है कि रशिया जो था वो यहां से एडवांस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बेसिकली इस एरिया को टेक ओवर करने के पीछे रीजन यही था कि हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे एरियाज को भी टेक ओवर करना शुरू करेंगे, लेकिन एडवांसमेंट जो था वो नहीं कर पा रहे थे। इवन वो नए रिक्रूट्स को भी डिप्यूट यहां पर नहीं कर पा रहे थे। तो उनके पास आप कह सकते हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन की तो थोड़ी बहुत कमी थी, इवन जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसकी भी यहां पर कमी देखने को मिल रही थी। सेकंड रीजन बताया जाता है कि इस एरिया को मार्च के अंदर टेक ओवर तो कर ले, कैप्चर कर ले, लेकिन सिर्फ कैप्चर करने से काम नहीं चलता ना, आपको उस एरिया को मैनेज भी करना पड़ेगा। तो यहां पर इस एरिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करना उनके लिए काफी दिक्कत हो रही थी, वो इस एरिया को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इवन दो उन्होंने यहां पर मार्शल लॉ भी इंपोज किया था, उसके बाद भी इस एरिया को मैनेज करना रशिया के लिए एक काफी डिफिकल्ट काम हो गया था। तीसरी चीज जो इन्होंने करी, वो जहां पर इन्होंने मार खाई, वो ये था कि इस एरिया को टेक ओवर करने के बाद यूक्रेन की तरफ से बहुत इंटेंसिवली अटैक किया जा रहा था रशिया के ऊपर, और ये जो अटैक था उसको भी टैकल करने में रशिया कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रहा था, एंड दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड दैट दे शुड विड्रॉ। तो यहां से उन्होंने फिर विड्रॉ किया। अब सिचुएशन इस तरीके की हो गई है कि रशिया जो है उनके पास यहां पर ना उतने ज्यादा सोल्जर्स अवेलेबल थे, ना ही उनको देने के लिए आर्म्स और एम्यूनिशन अवेलेबल था, लेकिन वेस्ट की तरफ से यूक्रेन को सहायता प्रोवाइड करी जा रही थी कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, तो यहां पर यूक्रेन के पास सोल्जर्स भी थे और जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन था वो उनको प्रोवाइड किया जा रहा था यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि क्या रशिया ने किसी टैक्टिकल मूव के तरीके से या कुछ और उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है, जानबूझकर वो ये दिखाने की कोशिश करें कि वो कमजोर हैं ताकि काउंटर अटैक कर सकें। कहीं ना कहीं यूक्रेन को ऐसा लग भी रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि सच में दे आर वीक, हो सकता है वो सच में वीक हो चुके हैं, और इसके बाद यूक्रेन की स्ट्रैटेजी यही होगी कि जो आपका डोनबास रीजन है, जो लुहांस्क आपका रीजन है और डोनेस्क रीजन है, अब यूक्रेन को लगेगा कि अगर हम खेरसोन को खाली करा सकते हैं तो इस एरिया को भी खाली करा सकते हैं, यहां से भी रशिया को एग्जिट करवा सकते हैं। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है, बट यस दीज एरियाज आर इंपॉर्टेंट। अगर हम मैप बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लैक सी आपके सामने है, क्रीमिया आपके सामने है, और ये जो इंपॉर्टेंट रीजन है खेरसोन, डोनेस्क, डोनबास करके, वहां से क्वेश्चन मैप बेस्ड पूछा जा सकता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज। द न्यूज इज COP27 इंडिया ने असिस्ट किया है
इंसिस्ट किया है कि हायर टारगेट्स हमें रखने चाहिए 2024 के लिए। समझते हैं इस न्यूज़ को, ये आपके द हिंदू में दी गई थी। नाउ 2009 वो साल था, आई वॉज इन द सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज, और इस टाइम पर आई यूज टू रीड द हिंदू, क्योंकि पता था फाइनल ईयर के बाद जो करंट अफेयर्स उसको भी कवर करना पड़ेगा और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो 2009 में द हिंदू के अंदर न्यूज़ आती है, और यहाँ पर 2009 में ही जो COP 15 थी, उस टाइम पर ये हो रही थी कोपेनहेगन के अंदर। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो मीटिंग थी, मीटिंग का नंबर था 15 2009 के अंदर कोपेनहेगन में। डेवलप्ड कंट्रीज जो थी, इन्होंने यहाँ पर कमिटमेंट किया था कि हम लोग $100 बिलियन पर ईयर मोबिलाइज करेंगे, मीन्स हम कंट्रीब्यूट करेंगे बाय 2020, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनको सहायता दी जा सके। एक तरीके से कहा जाए, जो रिच कंट्रीज थी उन्होंने पुअर कंट्रीज की सहायता के लिए कहा, एक कमिटमेंट किया कि हम $100 बिलियन पर ईयर जो है यहां पर कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे, राइट। पिछले सालों में बहुत बार ऐसी न्यूज़ आई कि इस टारगेट को भी अचीव करने में बहुत सारी रिच कंट्रीज जो हैं वो नाकामयाब रही है। अब रिच कंट्रीज ने ही ये जिम्मा जो था वो क्यों लिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली? द रीजन वाज क्योंकि रिच कंट्रीज जो है ये काफ़ी टाइम से एनवायरमेंट को पोल्यूट करती आ रही थी, और इसी वजह से इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और इवेंचुअली ये अमीर कंट्रीज बनी, डेवलप्ड कंट्रीज बनी। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एनवायरमेंट को डेवस्टेट करने के लिए, और अगर ये कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज़ को लेकर, एनवायरमेंट को ठीक करने को लेकर, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने को लेकर, वो भी इनकी बन जाती है। लेकिन यहां पर इंडिया ने कहा कि देखिए उस टाइम पर बात और थी, लेकिन अगर हम आज बात करें तो हमें अपने टारगेट्स को चेंज करना पड़ेगा। जो हमने $100 बिलियन की पहले बात करी थी उससे काम नहीं बनेगा। हालांकि आप तो उतना भी कंट्रीब्यूट नहीं करें, तो यहां पर बात करी गई कि हमें NCQG, दैट इज न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, इसके साथ आना चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर। और यहां पर कहा गया कि अब बिलियंस ऑफ डॉलर से काम नहीं बनेगा, अब हमें बात करनी पड़ेगी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, अगर हम रियली सीरियस हैं अपने एनवायरमेंट को ठीक करने को लेकर। इसमें यह भी बात करी गई कि हमें ध्यान कहां पर देना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ध्यान जो है वो देना पड़ेगा फाइनेंस के ऊपर, इसके बाद हमें ध्यान देना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के ऊपर, साथ ही साथ हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर इन तीनों एरिया के अंदर जो रिच कंट्रीज हैं वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी सहायता करती हैं, लोगों को अवेयरनेस देती हैं, तो हो सकता है हम काफी हद तक जो एनवायरमेंट का इंपैक्ट है उसको मिनिमाइज कर सकेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा जो रिच कंट्रीज हैं इनके डबल स्टैंडर्ड्स को भी देख लेते हैं। तो यहां पर बात करी गई कि क्या रिच कंट्रीज ने जो हमें, या कहा जाए डेवलपिंग कंट्रीज को जो कमिटमेंट किया, क्या उसे पूरा किया या नहीं। देखिए कमिटमेंट किया गया था यहां पर 2009 के अंदर, और कितने रुपए का किया गया था, 2009 के अंदर कमिटमेंट वाज कि हम $100 बिलियन पर ईयर यहां पर देंगे। और यहां पर पहले तो काफी सा इनकी तरफ से कुछ भी सपोर्ट नहीं किया गया। OECD एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी थी जिसमें काफी सारे वेल्दी नेशंस थे, उन्होंने कहा कि 2013 के अंदर यहां पर पैसा हमें देखने को मिला, और $52.5 बिलियन जो था वो यहां पर कंट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, ये पैसा आगे जाकर और भी कम हो गया, क्योंकि अगर हम बात करें 2015 की तो 44.6 बिलियन जो था वो यहां पर कंट्रीब्यूट किया गया रिच कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, 2020 में फिर दोबारा से कुछ पैसा आता है, इस पर 83.3 बिलियन जो 100 बिलियन के पास है उतना पैसा मोबिलाइज किया गया, और 2019 के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही पैसा मोबिलाइज किया गया था। ठीक है, तो पहला तो ये है कि कंसिस्टेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी जितना पैसा यहां पर कमिट किया गया था, साथ ही साथ जितना पैसा कमिट किया भी गया और जितना कॉन्ट्रीब्यूट भी किया गया उससे क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं उसको रोकने में, और उसको आप कह सकते हैं कि रोल बैक करने में यहां पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर इतने पैसे से काम नहीं चलेगा तो फिर कितना चाहिए। तो यहां पर बात करी गई, जो स्टैंडिंग कमेटी थी फाइनेंस की, उसने एस्टिमेट किया कि अगर हम 2030 तक की बात करें और हम चाहते हैं कि जो एनवायरमेंटल चेंज या क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो उस केस के अंदर हमें 6 to 11 ट्रिलियन डॉलर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिलियंस में बात होगी, उतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ये पैसा कॉन्ट्रीब्यूशन आना चाहिए जो डेवलप्ड नेशंस है वहां से। प्लस एक प्रॉब्लम जो और है, बहुत बार ये तो देखने को मिला है कि जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, ये फाइनेंस कंट्रीब्यूशन तो डेवलप्ड कंट्री के द्वारा कर दिया जाता है, लेकिन जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात आती है वहां पर डेवलप्ड कंट्रीज टेक्नोलॉजी को देने में कहीं ना कहीं एक रिलक्टेंस शो करती हैं। तो यहां पर ये भी बात करी गई, डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा कि हमें फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों की तरफ से कमिटमेंट चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से, ताकि जो एक क्लाइमेट चेंज का डिजास्टर हमारे लिए वेट कर रहा है फ्यूचर के अंदर उसको काफी हद तक रोका जा सके। तो मींस यहां पर बात करी गई कि सिर्फ फाइनेंस से काम नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी आपको यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, विच इज कंसर्निंग पेमेंट स्टिल एन इश्यू, इंडिया एंड रशिया वर्किंग टुवर्ड्स अ सोल्यूशन। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो रशिया है, रशिया के ऊपर अभी इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं और रशिया जो है उसको डॉलर्स के अंदर पेमेंट रिसीव करने में या पे करने में वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्विफ्ट सिस्टम जो हमने पीछे डिस्कस किया था उसमें से भी रशिया को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर अगर कोई भी कंट्री, मान लीजिए इंडिया जो है वो रशिया से ट्रेड करती है, तो फिर पेमेंट आखिर किया कैसे जाए। मान लीजिए हम कहते हैं कि रशिया की जो करेंसी है वो है रूबल, इंडिया की जो करेंसी है वो है रुपी, और हम जो रूबल रुपी ट्रेड है वो करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डॉलर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, क्योंकि डॉलर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक एक्सेप्टेबल करेंसी है, तो उसमें इशू नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं बाकी किसी करेंसी की, तो वहां पर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं होती है। यहां पर हमने कोशिश करी कि हम पहले तो यूरो को यूज करें, लेकिन जब सैंक्शंस लगे तो हमने यूरो को भी हम यूज नहीं कर पाए, और जब हमने रुपी रूबल ट्रेड करना शुरू किया तो क्या होगा, इंडिया क्या है, इंडिया लेगा ऑयल कहां से, रशिया से। S-400 डिफेंस सिस्टम वो भी हम कहां से लेंगे, रशिया से लेंगे। तो अगर आप देखेंगे हम रशिया से ऑयल भी ले रहे हैं, हम रशिया से जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स है वो भी परचेस कर रहे हैं, और उसके बदले अगर हम उन्हें रुपी देते हैं, लेकिन अगर रशिया को हमसे उतनी ज्यादा चीजें नहीं चाहिए तो उनके पास रुपी इकट्ठा होता जाएगा, एंड देन हो सकता है वो उसको ज्यादा दूसरी कंट्रीज के साथ यूज ना कर पाए, राइट, क्योंकि जो रुपी की एक्सेप्टेबिलिटी है वो काफी कम है। अब यहां पर हुआ क्या, जब हमारे यहां पर अभी कुछ महीने पहले जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने आर्टिफिशियल तौर पर जो ऑयल के प्राइसेस थे उसको बढ़ाया, और हमारे यहाँ पर भी जो काफ़ी सारे स्टेट्स थे जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वाली गवर्नमेंट्स नहीं थी, उन्होंने अपनी तरफ से वैट को कम नहीं किया, उसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस को हमें देखने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो यहाँ पर हमने रशिया को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखा कि रशिया जो है हमें जो गैस है और ऑयल है वो सप्लाई कर सकते हैं। रशिया को एक नया कंज्यूमर मिल गया, और यहाँ पर कहा जाए कि एक नई डिमांड उनके लिए जनरेट होने लगी, और हमारे लिए एक नया सप्लायर यहाँ पर जनरेट हो गया। लेकिन जब हमने ऑयल लिया, रशिया ने हमें दे भी दिया, तो उसके लिए पेमेंट तो हमें करना पड़ेगा सूनर और लेटर। और ये देखने को मिला कि कुछ एरियाज में तो हमने पेमेंट करी, लेकिन बहुत सारे एरियाज में अभी भी जो यहां पर पेमेंट है वो बचा हुआ है, उसकी क्लियरेंसेस जो है वो अभी नहीं करी गई हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यह आएगी कि रशिया को ये लगेगा एक पॉइंट के बाद कि मैं तो सप्लाई करता जा रहा हूं जो भी चीजें इंडिया मुझसे डिमांड कर रहा है, लेकिन पेमेंट के इश्यूज जो है वो यहां पर आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप होगा, अगर जो पेमेंट है वो क्लियर नहीं हो पाती है या फिर रुपी को यूज नहीं किया जा सकता रशिया के द्वारा, तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर दे मे नॉट बी एबल टू सप्लाई एज द ऑयल और डिफेंस सिस्टम गिवन द प्रेजेंट सिनेरियो। इसी वजह से जो दोनों कंट्रीज हैं, इनके जो सेंट्रल बैंक है, उनके जो गवर्नर्स है, वो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इंडिया को एक चीज तो ये करी जा सकती है, हम ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसी ऑल्टरनेटिव चीजें निकाल सके जो हम रशिया को एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि जो सामान हम उनसे ले रहे हैं उसके बदले इक्वल अमाउंट का सामान हम उन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकें। लेकिन जरूरी नहीं है कि इंडिया या कहें कि रशिया को इंडिया से कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होगी विद द सेम अमाउंट जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो हमारे लिए तो ऑयल और डिफेंस सिस्टम जो मटेरियल है वो काफी जरूरी है। वो कहां से आने चाहिए, वो आने चाहिए रशिया से, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे पास वो सभी चीजें अवेलेबल हो इक्वल अमाउंट में जो रशिया को जरूरत है और हम उसको फुलफिल कर पाए, राइट। तो यहाँ पे तभी जो दोनों कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर है वो आपस में बातचीत करें कि क्या एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो वो निकाला जा सकता है, सो दैट दोनों कंट्रीज जो उनके रिलेशनशिप सही हो सके और जो ये इकोनॉमिक एक रोड ब्लॉक जो है क्रिएट हो गया उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सके। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। आज हमने जो इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो कवर करी है। सबसे पहले हमने कवर किया यहाँ पर विच वॉज कंसर्निंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, क्या चीफ मिनिस्टर का रोल होना चाहिए गवर्नर के सिलेक्शन के अंदर या नहीं, वो हमने देखा था। इसके प्लस और माइनस जो थे वो भी हमने देखे थे। देन यहां से आगे बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमने देखा था रशिया जो है वो खेरसोन रीजन जो कि मार्च के अंदर उनके द्वारा टेक ओवर किया गया था, वहां से वो अभी एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट को लेकर भी काफी ज्यादा डाउट्स हैं यूक्रेन के मन में, उसको लेकर भी हमने बातचीत यहां पर करी थी। एग्जिट होने के पीछे रीजन जो थे वो भी हमने यहां पर देखे थे। सीओपी को लेकर हमने देखा कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है और अभी डेवलपिंग कंट्रीज की रिक्वायरमेंट क्या है जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रही है, वो देखा हमने। और रशिया और इंडिया के बीच में जो पेमेंट इश्यूज है उसको लेकर भी हमने यहां पर चर्चा करी, उसको लेकर भी हमने यहां पर डिस्कशन किया। सो यहां पर रिविजन भी हमारी हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट डेज के जो करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसको यहां पर कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, प्लीज डू शेयर द वीडियो, गुड बाय।